हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड यूनिट है उसको इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ और सेकंड यूनिट का जो हमारा पार्ट है वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड का पार्ट भी जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इस बार एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर देखिए जो एमसीक्यूज हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया गतिशील अंगक है जो विखंडन और संलयन जैसी प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं। तो ये आवश्यक होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और संख्या को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला किस अणु के उत्पादन में भी योगदान करती है। तो ये हमारे जल के उत्पादन में योगदान करती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कौन सा अणु साइट्रिक अम्ल चक्र से उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक ले जाता है। तो जो हमारा NADH होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये हमारा किसको ले जाता है, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक ले जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित की गति के माध्यम से ATP का निर्माण होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक एनर्जी होती है उसका निर्माण होता है। तो ये होता है हमारा आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के आर पार प्रोटॉन, ठीक है, कहाँ पर होता है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल अंतर झिल्ली स्थान का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका प्राथमिक कार्य होता है हमारा कैल्शियम के स्तर का नियमन करना, रेगुलेशन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया स्वभक्षण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो निम्न के लिए उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी होता है क्षतिग्रस्त कोशिकीय घटकों का पुनर्चक्रण करने और वर्गीकरण करने में, ठीक है, जो हमारा डैमेज होता है उसको पुनर्चक्रण करने में और वर्गीकरण करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कोशिकीय कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में माइटोकॉन्ड्रिया की प्राथमिक भूमिका क्या है। इसकी प्राथमिक भूमिका होती है पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम आयनों को कोशिका द्रव्य में मुक्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछा गया है किस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां मुक्त होती हैं जो संभावित रूप से कोशिकीय घटकों को ऑक्सीकृत क्षति पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है एपोप्टोसिस वो करेक्ट होगा। इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। देन पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का विकास अंतःसहजीवी जीवाणु से हुआ माना जाता है। इस सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित की उपस्थिति से होता है। तो इस सिद्धांत का जो समर्थन होता है वो हमारा वृत्ताकार DNA और राइबोसोम की उपस्थिति से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर भी हमारा ऐसा ही DNA और राइबोसोम जो होता है वो देखने को मिलता है। देन यहाँ पर दिया गया है जो किसी और के DNA का यूज करते हैं। देन दिया गया है ATP उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार के अणु के उपापचय में भूमिका निभाते हैं जो ऊर्जा स्रोत के रूप में काम कर सकता है। तो ये होता है हमारे लिपिड्स। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कोशिकीय श्वसन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अणुओं के जैव संश्लेषण में भी शामिल होते हैं, जिनमें शामिल है, इनमें शामिल होता है हीम समूह जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं। उसके बाद पूछा गया है ATP उत्पादन में अपनी भूमिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया किस महत्वपूर्ण अणु के उत्पादन में भी शामिल होते हैं जो कोशिकीय मार्गों में एक संकेतन अणु के रूप में कार्य करता है। तो ये शामिल होते हैं हमारे CAMP, यानी कि हमारे जो सर्कुलर या चक्रीय AMP होते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है पक्षमाभ में पाया जाने वाला प्राथमिक संरचनात्मक प्रोटीन कौन सा है।
पक्षमाप होते हैं सीलिया। तो इनमें जो हमारा पाया जाने वाला प्राथमिक संरचनात्मक प्रोटीन होता है वो होता है ट्यूब्यूलिन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है पक्षमाप और कसाब में यानी सीलिया और फ्लैजेला में एक विशिष्ट व्यवस्था में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो इन्हें जानते हैं हम 9+2 संरचना के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है पक्षमाप और कसाब का केंद्रक सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जो निम्न से बनी होती हैं। ये बनी होती है ट्यूब्यूलिन से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है पक्षमाप और कसाब में 9+2 सूक्ष्म नलिका व्यवस्था होती है अर्थात एक वृत्त में व्यवस्थित 9 सूक्ष्म नलिकाएं द्विक और 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं। तो ये होती है हमारी एक व्यवस्था पक्षमाप और कसाब में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देखिए चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो, सभी के अंदर 8-8 यूनिट है टोटल सिलेबस में। ठीक है, अपनी सारी जो अपनी यूनिट है देख कर जाइए 8 के 8, क्योंकि एमसीक्यूज ही पैटर्न है आपका। देन यहाँ पर पूछा गया है पक्षमाप में बाहरी सूक्ष्म नलिका द्विक प्रोटीन क्रॉस ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। तो इनको जानते हैं हम डाइनिन भुजाओं के नाम से। उसके बाद पूछा गया है पक्षमाप और कसाभिका कोशिकाओं के भीतर पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंतः कोशिकीय गति प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंतः कसाबिक परिवहन। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है पक्षमाप महिला प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित कार्यों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये निभाती है निषेचन के लिए शुक्राणु को अंडे की ओर धकेलना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है यूकैरियोटिक कोशिका में पक्षमाप और कसाब निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं गति और चालन का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है पक्षमाप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके बारे में सत्य है कि पक्षमाप जो होते हैं वो कसाब की तुलना में छोटी और अधिक जो होती है संख्या में वो पाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है मानव शरीर में श्लेष्मा को हटाने में मदद करने के लिए उपकला कोशिकाओं पर पक्षमाप कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है श्वसन पथ के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। देन पूछा गया है पक्षमाप की समन्वित गति निम्नलिखित के जल वर्गीकरण से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है हमारी एटीपी से। देन पूछा गया है श्वसन पथ के अलावा पक्षमाप शरीर के अन्य स्थानों में भी पाई जा सकती है, जैसे कि आंतों के अंदर पाई जाती है, इंटेस्टाइन्स जो होती हैं हमारी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यूनिट्स जो हैं वो हमारी लॉन्ग है, इसलिए मैंने प्रत्येक यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो का आप जो हमारी सेकंड यूनिट है पार्ट ए भी जरूर जाकर देख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 76 पर दिया गया है पक्षमाप न केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं बल्कि इनमें भी पाई जा सकती हैं। किनमें? जो हमारी प्रोटिस्टा सेल होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है मादा प्रजनन तंत्र में पक्षमाप का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका कार्य होता है अंडों को गर्भाशय तक पहुंचाना। उसके बाद दिया गया पक्षमाप निम्नलिखित की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसकी गति में? शरीर के भीतर बलगम और अन्य तरल पदार्थों की गति में जो पक्षमाप होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना पक्षमाप के संरचना और कार्य में सबसे अधिक समान है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो समान है वो है माइक्रोविली। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है पुरुष प्रजनन तंत्र में पक्षमाप शुक्राणु की गति में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती हैं, इसके बजाय वे शुक्राणु के परिवहन में निम्नलिखित की परत चढ़ाकर मदद करती हैं। किसकी परत चढ़ाकर? अधिवृषण। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है। देन दिया गया है पक्षमापी गति एक समन्वित लयबद्ध गति की विशेषता है जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं हम तरंग गति के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है। देन दिया गया है
पक्षमाप श्वसन पथ को रोगजनकों और बाहरी कणों से बचाने में मदद करती है। ये मदद करती है बलगम और तरल पदार्थों को फेफड़ों से दूर धकेलकर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है पक्षमाप और कसाब में झुकाव और गति किस प्रेरक प्रोटीन की क्रिया से उत्पन्न बल द्वारा संचालित होती है? तो ये कौन सा प्रोटीन होता है हमारा? डायनिन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है पक्षमाप और कसाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारा जो पक्षमाप और कसाब के बारे में कथन सत्य है वो है कि पक्षमाप मुख्य रूप से कोशिका संचलन में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 93 पर पूछा है मानव शरीर में पक्षमाप मादा प्रजनन तंत्र में भी पाई जा सकती हैं, जहां वे निषेचित अंडे को फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक ले जाने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नलिका परिवहन यानी ट्यूबल ट्रांसपोर्ट। देन दिया गया है श्वसन पथ के अलावा मानव शरीर में पक्षमाप और कहाँ पाई जा सकती हैं? श्वसन पथ के अलावा, ठीक है, तो ये पाई जा सकती है हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर। उसके बाद पूछा है श्वसन पथ जैसी कोशिकाओं में पक्षमाप संक्रमण को रोकने और फेफड़ों के स्वस्थ कार्य को बनाए रखने में निम्नलिखित तरीकों से मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? रोगजनकों और बाहरी कणों को साफ करके। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कसाभिका में पाए जाने वाले प्राथमिक संरचनात्मक प्रोटीन क्या हैं? तो कसाभिका में जो पाए जाने वाले हमारे प्राथमिक संरचनात्मक प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्यूब्यूलिन। देन दिया गया है कसाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो एक विशिष्ट व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं, जिसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। अभी हम पहले भी देख चुके हैं, इसको जानते हैं हम 9+2 संरचना के नाम से। ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कसाभिका का केंद्रक सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जो निम्न से बनी होती हैं। किससे बनी होती है? ट्यूब्यूलिन से। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और ये हो चुकी है हमारी सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट। यूनिट थर्ड और बाकी की जो हमारे यूनिट्स हैं उनको देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।